नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यंग इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है रवि बसोर। और अभी अभी हमें एक पेपर मिला है कि एक बच्चे ने हमें पेपर सेंड किया है। जब उसने पेपर अपना खत्म कर लिया होगा, ऐसा नहीं है कि उसका पेपर लीक हो गया तो उस बच्चे ने मेरे को पेपर भेज दिया, ठीक है। तो एक बच्चे ने अभी अभी एक पेपर भेजा है, तो उसका हम सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसका सोल्यूशन मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे सीईटी के एग्जाम में, और लाइव ही मैं इन क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले मेरे पास पेपर आया और अभी 12:30 हुए जब मैं इसका वीडियो सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन था, तो एक क्वेश्चन इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 था एग्जाम का। तो वो क्वेश्चन था आपके पास कि 5 @ 1, अगर इसका मतलब है 60, और दूसरा एक पार्ट है 12 @ 8 जिसका मतलब था 200। और सिमिलरली आपके पास एक था 16 @ 2 जिसका मतलब था 180। तो आपको बताना था कि 16 @ 10 का क्या मतलब होगा। और पांच ऑप्शन आपके सामने थे। ए 260, बी ऑप्शन था इसका 9, सी ऑप्शन था इसका 10, डी 32, और ई कि आप इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। तो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है क्लास में, जब भी आपके सामने कोई भी श्रृंखला या कोई भी इस तरह का क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो कोडिंग डिकोडिंग की फॉर्म में, उस क्वेश्चन को सबसे सरल तरीका क्या होता है करने का, कि सबसे पहले उनका एडिशन करके देख लो। अगर आप एडिशन करके देखते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही विद इन सेकंड सॉल्व हो जाता। जैसे कि मैं 5 और 1 से मिला के मेरे को 60 बनाना है। यहाँ पे एट द रेट का कोई महत्व नहीं है। एट द रेट प्लस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, या कोई और सिंबल भी इसका मतलब हो सकता है। तो 5 और 1 की हेल्प से मेरे को 60 बनाना है। और मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले नंबर्स को आप ऐड करके देख लो। अगर आप 5 और 1 को ऐड करेंगे तो नंबर कितना आएगा, 6 आएगा भाई। 5 + 1 कितना आएगा, 6। और 6 और 60 को ये कह लो 6 और 60 का रिलेशन ढूंढना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपको सिंपली दिख रहा होगा, 6 को अगर मैं 10 टाइम्स कर दूं तो क्या आना चाहिए आपके पास, 60 आ जाना चाहिए। जैसे 12 और 8 है, इससे क्या बनाना है मेरे को, 200 बनाना है, ठीक है। तो 12 + 8 को मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 20। 20 × 10 करूंगा तो कितना बनेगा, 200। सिमिलरली 16 + 2 कितना होता है, 18। 18 में 10 इंटू कर दूंगा तो कितना आएगा, 180। और सिमिलरली आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना था। तो 16 + 10 कितना होगा, 26। और अगर इसमें मैं इंटू 10 कर दूं तो आंसर वुड बी 260। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 260। क्लियर है? तो बहुत ईजी है, हो जाएगा आपसे, या हो जाना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद एक डाइस का क्वेश्चन आपके सामने था। डाइस का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। डाइस के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि यहीं पे मैं सारे सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है, एक ही शीट पर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था भाई इसमें कि डाइस की कुछ 2 या 3 सिचुएशन आपको दिखा रखी है, और वहां पे आपको बताना था कि नेक्स्ट डाइस पे या कौन से वाला नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे 3 डाइस गिवन थी आपको। यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे एक सॉरी सर्कल है, यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ था, सर्कल। और तीनों स्क्विड गेम वाले सिंबल लग रहे हैं गेस मेरे को ये। और यहाँ पर फिर एक आपके सामने एक्स बनाया हुआ था, और इधर है एक आपके पास ऐसे जो कि फील्ड था पार्ट ये वाला, ठीक है, डार्क किया हुआ है इसको। और एक है आपके पास फिर से ट्राइंगल, और यहाँ पे फिर आपके पास एक एरो आपको दिखाया गया है। यहाँ पे है एक ओ और यहाँ पे है एक्स, ठीक है। ऐसे एक ही डाइस की 3 परिस्थितियां आपको दिखा रखी थी, और आपको बताना था, आपको इसमें बताना था व्हाट इज द अपोजिट सिंबल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के अपोजिट सिंबल क्या होगा, ठीक है। स्क्वायर का अपोजिट सिंबल आपको फाइंड आउट करना था। तो मैंने आपको जब क्लास में ये क्वेश्चन कराए हैं, जो जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास लगाई है उनको पता होगा कि हम डाइस में जब भी ऐसी 2 या 3 परिस्थिति गिवन होती है, तो हम डाइस की एक ऐसी 2 पोजीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पर आपका एक कोई सिंबल या एक कोई नंबर कॉमन आ रहा हो। जैसे कि अगर हम इन दोनों डाइस को देखेंगे ना ध्यान से, तो इसमें एक ट्राइंगल कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले वाली डाइस जो ट्राइंगल को ऊपर नीचे लिख लो सबसे पहले आप। तो इस ट्राइंगल से आप क्लॉकवाइज मूव करो, तो कौन सा सिंबल दिखाई देगा, इसके बाद आपको ये डॉट दिखाई देगी, और इसके बाद क्या दिखाई देगा, आपको एक सर्कल दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप इस वाले ट्राइंगल से ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या दिखाई देगा आपको एक एक्स दिखाई देगा। एक्स के बाद आपको एक ऐसा पार्ट स्क्वायर वाला दिखाई देगा जो कि ऐसे फील्ड है, ठीक है। और आपको देख पा रहे हैं जो बचा हुआ सिंबल है वो कौन सा है, एक एरो का निशान है, जो कि बचा हुआ सिंबल है, एरो का निशान, वो इसका अपोजिट होगा। यानी कि जो नंबर जिसके सामने आ रहा है ना, या जो सिंबल जिसके सामने आ रहा है वो उसका अपोजिट होता है, ठीक है। ये जो जिसके सामने आ रहा है वही इसका अपोजिट होगा। और पेपर में आपसे पूछा हुआ था कि स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा, तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होने वाला है, सर्कल। तो स्क्वायर का अपोजिट क्या आएगा, सर्कल। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है।
और क्वेश्चन देखता हूँ मैं रीजनिंग का, और कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिन बच्चों को पता होगा, जब हमने क्यूब का टॉपिक पढ़ा था, और मैं कह रहा था कि शायद हो सकता है इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, पर चांसेस कम होते हैं कि क्यूब का क्वेश्चन एग्जाम में आए। बट कल ही हमने क्वेश्चन किया था, और ये आज की आप पेपर में देख पा रहे हो कि ये क्यूब का क्वेश्चन पेपर में आ गया। मैं एक बार स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। 6 faces of a cubes are painted red, blue, green in a manner that no two adjacent faces have the same color। इसका मतलब क्या है, क्या इस तरह से पेंट किया गया है कि अगर रेड है टॉप वाले फेस पे, तो बॉटम पे भी आपको रेड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड्स इसकी सेम कलर की होंगी। रेड है तो रेड ही होगा। ठीक है, एक कलर आपको दे रखा है ब्लू, तो ब्लू के जो अपोजिट कलर होगा वो भी ब्लू कलर होगा। और एक कलर दे रखा था ग्रीन, तो ग्रीन के अपोजिट भी क्या कलर होगा, ग्रीन ही कलर होगा। ठीक है, ग्रीन के अपोजिट भी क्या कलर होगा, ग्रीन ही कलर होगा। इसमें उसने बोला था क्यूब इज कट इनटू द 64 स्मॉलर क्यूब्स। इस क्यूब को 64 छोटे छोटे घरों में बांटा गया है, और हमें पता है कि क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यूब। एन क्यूब इज इक्वल टू 64। इसका मतलब जो n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू क्या निकल के आएगा आपके पास, 4। n बेसिकली क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट इज बिगर क्यूब लेंथ डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्यूब लेंथ। ठीक है, बिगर क्यूब लेंथ डिवाइड बाय द स्मॉलर क्यूब लेंथ, इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं n, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यानी कि इस क्यूब के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 रहे होंगे, और नंबर ऑफ कट आपको 3 लगाने पड़े होंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस कलर्ड रेड। कह रहा है ऐसे कितने क्यूब होंगे, ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिसकी एक साइड लाल रंग से रंगी गई होगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया हुआ है क्लास में ऑलरेडी कि जब आपको वन साइडेड पेंटेड आपको क्यूब्स ढूंढने होते हैं, मैं सारे लिख देता हूँ एक बार के लिए यहाँ पे, आपका रिकॉल भी हो जाएगा, जिसका नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। देखो, जो 3 सरफेस पेंटेड होते हैं ना, उनका नंबर फिक्स होता है, दैट इज 8। जो 2 सरफेस पेंटेड होते हैं, जिसको मिडल क्यूब्स बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 12 इंटू एन माइनस टू। जो सिंगल सरफेस पेंटेड होते हैं, इनका फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। और जो जीरो सरफेस पेंटेड होते हैं, जो कि अंदर से निकलते हैं क्यूब के, उसका फॉर्मूला होता है एन माइनस टू का होल क्यूब। और जो टोटल होता है ना बेटा, टोटल का फॉर्मूला होता है आपके पास एन क्यूब। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यूब। तो हमें कौन से निकालने, सिंगल सरफेस पेंटेड वाले निकालने। तो सिंगल सरफेस पेंटेड में आपको सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ढूंढना है। पहले मैं टोटल ढूंढूंगा, उसके बाद मैं रेड कलर ढूंढने जाऊंगा, बताता हूँ कैसे होगा वो। पहले यहाँ पे आप 4 पुट कर लो, क्योंकि n का वैल्यू 4 आया था, तो n को अगर मैं यहाँ 4 प्लेस करूंगा तो क्या आएगा आपके 6, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 6, टोटल कितने आएंगे 24। भाई जो 24 क्यूब्स आए ना, ये तो टोटल क्यूब्स आए हैं वन सरफेस पेंटेड वाले, बट वो पूछ रहे हैं वन सरफेस पेंटेड में मेरे को कौन सी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रेड चाहिए। तो आपको पता है कि वन सरफेस पेंटेड में आपको सिर्फ रेड वाले चाहिए, तो आपके पास 3 कलर कॉम्बिनेशन है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ऑब्वियस ही बात है, 3 ही कलर कॉम्बिनेशन है, तो इसको भी 8 मिलेंगे, इसको भी 8 मिलेंगे, इसको भी 8 मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। 5 ऑप्शन आपके सामने थे, ए ऑप्शन 8 था जो कि करेक्ट आंसर है इसका, बी ऑप्शन था इसका 24, सी ऑप्शन था इसका 6, और डी ऑप्शन था इसका 10, और ई ऑप्शन वही नॉट अटेम्प्टेड का। तो करेक्ट आंसर क्या था इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको इस समझ में आई होगी बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक पेपर फोल्डिंग का, जो कि स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको मैं भी क्वेश्चन को टेकअप नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं कि देखते हैं उन क्वेश्चंस को और कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए था। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन पूछे गए हैं, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपसे इलॉजिकल कहीं से उठा के पूछ लिया। नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था, 7, 14, 11, 22, और एक क्वेश्चन है, एक नंबर है 17, 34। ये तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 27, सी ऑप्शन है आपके पास 39, डी ऑप्शन है आपके पास 28, और ई ऑप्शन है आपके पास नोट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो देखो, आपको अगर आपके पास थोड़ी सी नंबर की पहचान है ना, अगर आपको टेबल्स अच्छे से आते हैं, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ, इस सीरीज में 1-2 नंबर ऐसा ढूंढना करो जो आपको सबसे अच्छा नंबर लग रहा हो। जैसे कि 11 और 22 मेरे को सबसे अच्छे नंबर लग रहे हैं, क्योंकि बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं कि 11 का डबल 22 है। सिमिलरली आप देखेंगे 7 का डबल भी कितना होगा, 14 होगा। यहाँ देखेंगे 17 का डबल कितना होगा, 34 होगा। तो मेरे को नेक्स्ट नंबर बताना है। अब देखो, एक बात तो क्लियर है कि ये नंबर डबल डबल होके आएंगे, लेकिन ये नंबर डबल होके कैसे आ रहे हैं वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। जैसे कि 7 से लेके यहाँ पे नंबर क्या हुआ, 11 हो गया, इसका मतलब कितना ऐड हुआ होगा, 4 ऐड हुआ होगा। 11 से लेके फिर नंबर क्या हो गया, 17 हो गया, इसका मतलब कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ। इसके बाद नंबर कितना ऐड होना चाहिए, फिर नंबर इसमें 8 ऐड होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 ऐड हो रहे हैं ना, पहले 4 ऐड हुए, फिर 6 ऐड हुए, तो फिर अगले नंबर में कितना ऐड होना चाहिए, 8 ऐड होना चाहिए। अगर 8 ऐड करेंगे तो अगला नंबर कितना होना चाहिए, 25, जो कि इस सीरीज में नहीं है। हो सकता है इसका आंसर यहाँ पे हम इस लॉजिक के द्वारा जो निकाल रहे हैं वो गलत निकाल रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर इसका 25 बनना चाहिए।
हम एक और कोई लॉजिक ढूंढ लेते हैं कि हम कोई और इसमें पार्ट मिस ना कर रहे हो, ठीक है। और देखते हैं हम और हम इसमें क्या ढूंढ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपना लॉजिक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 7 से हम पहुंचे 11 पे, और 11 से 17 पे यहाँ पे 4 ऐड, यहाँ 6 ऐड, तो 8 ही ऐड होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर हमें अगला नंबर ढूंढना पड़ेगा कि किस पैटर्न पे लिखे गए हैं। तो ये नंबर हो सकते हैं आपके 7 से 14 बना है, 11 से 22, 17 से बना है आपका 34। तो इसका लॉजिक अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ फाइंड आउट करने की। जो मुझे लग रहा था, मुझे तो 25 लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए, बट आई गेस इसका 25 आंसर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है वो। तो ये क्या हो सकता है, ये 4 के गैप पे लिखा गया नंबर है, ये 6 के गैप पे लिखा हुआ नंबर है, या फिर अगर देखें -3, -5 और -7। हाँ, फिर देखो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है इसमें। दूसरा लॉजिक भाई ये हो सकता है इसमें, अगर इस पैटर्न पे ये नंबर नहीं लिखे गए हैं, तो फिर अगर दूसरे वाले नंबर से मैं इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, कि दूसरे नंबर से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो कोई मैं सोल्यूशन करके नहीं आया हूँ, मैं भी लाइव क्लास में वीडियो सोल्यूशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर पहले नंबर से नहीं आइडेंटिफाई हो रहा, तो दूसरे नंबर से हम ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ये आइडेंटिफाई हो जाए हमसे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से नंबर कितना है, ये ऐसे सब समझ सकते हैं, 11 से 22 हुआ, ठीक है, ये 8 ऐड हुआ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं ऐसे देखता तो फिर ये कितना ऐड हो जाता, 12 ऐड हो जाता। लेकिन अगली सीरीज का मेरे को यहाँ वाला नंबर नहीं ढूंढना, ठीक है, यहाँ वाला नंबर नहीं ढूंढना, मेरे को इस क्वेश्चन मार्क का नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे हो सकता है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना माइनस हुआ, -3 हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में ये कितना माइनस हुआ, ये -5 हुआ। तो यानी कि यहाँ से लेके जब यहाँ जाएंगे तो कितना माइनस होना चाहिए, पहले -3 फिर -5, तो कितना माइनस होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो 34 में से -7 करेंगे तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 27, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 27, ठीक है। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी ये, ठीक है। अगले वाली जो शिफ्ट है उन बच्चों को बहुत हेल्प मिल सकती है इसके सॉल्यूशन से, सो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। हो सकता है जिसका कल एग्जाम है उसको भी बहुत हेल्प इससे मिल सकती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया हुआ था यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 26 है एग्जाम का, लिखा हुआ है इफ रीड इज रिटन एज, इफ रीड इज रिटन एज या कोडेड एज, इज कोडेड एज 94, इज कोडेड एज 94, बट ये 94 कैसे बनाया उसने, 18 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। इस तरह से कोडिंग बताई गई है, और आपको बता रहा है कि मैथ का कोड क्या होगा, ठीक है, मैथ का कोड क्या होगा। अगर आपको एबीसी की नंबरिंग बहुत अच्छे से आती है तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी काम है आपके लिए। फिर देखो आर का नंबर क्या होता है, 18, अगर आर का नंबर 18 है तो यहाँ पे भी 18 लिखा हुआ है, ये आर का नंबर है। दूसरा नंबर है ई का 5, तो ये नंबर किसके बिलोंग कर रहा है, ई को। ये वाला नंबर किसको बिलोंग कर रहा है, ए को, और ये वाला नंबर किसको बिलोंग कर रहा है, डी को। बस आपने करना क्या है, बीच में इंटू लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है और यहाँ पे इंटू लगाना है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली मैथ्स के लिए अगर मैं देखूँ, एम का नंबर कितना होता है 13, ए का नंबर होता है 1, फिर बीच में डालना है मेरे को प्लस का निशान, फिर कितना डालना है 20, और इनटू में क्या लिखना है 8। तो जो भी सॉल्व करके आएगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। 20 इंटू 8 कितना होता है 160, 13 इंटू 1 कितना होता है 13, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, 173, ठीक है। 173 करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ए ऑप्शन इसका 165 था, बी ऑप्शन इसका 156 है, सी ऑप्शन 173 है, और डी ऑप्शन है इसका 160, और ई ऑप्शन तो हमें करना ही नहीं है, जो कि क्या था, नॉट अटेम्प्टेड का, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, और कौन से क्वेश्चन मेरे को मिले हैं अभी तक के लिए, जो कि मैं आपको अभी करा देता हूँ क्लास में, ठीक है। अभी ये इसमें ना मिक्स करके क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सीरीज से ही पहले 15 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए, या 15 ही क्वेश्चन आपके साथ सीधा रीजनिंग के आ गए। तो बीच बीच में क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो मेरे को एक बार ढूंढने के लिए टाइम लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन रीजनिंग का कहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये जीके आ गया फिर से आपका फर्दर, और ढूंढ रहा हूँ मैं अभी क्वेश्चन कौन से हैं आपके पास रीजनिंग के। फिर से मैथ्स के क्वेश्चन है ये, और ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का एलसीएम, और ये जीके आ गया आपका। रीजनिंग कहाँ है भाई, रीजनिंग में फिर आकृति वाले बहुत क्वेश्चन है भाई, ठीक है। एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो रहा है, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो कि आप इजीली कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको, आपको आता ही है ये क्वेश्चन करना, क्लास में आपने किया हुआ है ये सब, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ आपको, जो बच्चे ऑफलाइन बैच में आए हैं उनको एक एक बात का पता होगा कि ये वीडियो सोल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ किन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी मैं यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन पहले पढ़ के नहीं आया हूँ भाई, इसका इस पेपर को सॉल्व करके नहीं आया हूँ मैं। हाँ, एक और क्वेश्चन था जो कि वेन डायग्राम का पूछा गया था, उसमें क्या पूछा हुआ था, बेवरेजेस, ये तो सिंपली आपको दिख ही जाता क्वेश्चन देखती, बेवरेजेस, कॉफी एंड सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। इसमें आपको क्या करना था, इसमें 4 डायग्राम दे रखे थे आपको। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तीनों अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी कुछ ऐसा,
सी वाला ऑप्शन जिसमें आपको इस तरह से कोई डायग्राम बना के दिया गया था, और डी ऑप्शन जहाँ पे आपको इस तरह से डायग्राम बनाया गया था। टी और ई तो आपका नॉट अटेम्प्टेड है ही है। तो बेवरेजेस कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक के लिए तो आप इजीली देख पाएंगे। तो बेवरेजेस कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक का आपको बिल्कुल देखते ही आंसर पता लग रहा होगा कि एक के अंदर दोनों वाली चीजें आने वाली है। तो इस पे मैं ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा। जिस बच्चे ने क्लास लगाई हुई है पहले वेन डायग्राम की ऑफलाइन में, वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। फिर आगे फिर से कुछ आकृतियों का क्वेश्चन है जो कि मैं बोर्ड पे भी नहीं बनाने वाला। और देख लेते हैं कोई रीजनिंग का क्वेश्चन कौन सा है। और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस और आए हुए हैं एग्जाम में, वो देख लेते हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें नहीं करना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद तो कोई रीजनिंग क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बाकी आकृति वाले क्वेश्चन है। और मुझे नहीं लगता कि आकृति वाले क्वेश्चन मैं अभी यहाँ बोर्ड पे बना पाऊंगा आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन हो रहा है, इसको देख लेते हैं, ये शायद हम कर पाए या नहीं कर पाए, इसको वो बात की बात है, लेकिन हम लिखेंगे अभी अगर इसको। ठीक है, इससे हमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कुछ कोडिंग आपको लिख के दे रखी है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या कोडिंग है और कैसे उसको एक मीनिंगफुल वर्ड में की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं जरा क्या है ये। ठीक है, ऐसे लिख रखा है कि आपको एक पार्ट बना के दे रखा है, ऐसे एक रेक्टेंगल बना के दे रखा है, जिस रेक्टेंगल में आपके पास एन, फिर यहाँ पे एक लेटर दे रखा है आर, फिर दे रखा है सी, फिर दे रखा है आपको नहीं ओ दे रखा है यहाँ पे ओ, देन सी, देन टी और देन ए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इसका ऑर्डर दे रखा है। वैसे डब्बे बनाने की जरूरत है नहीं है, बस वो वैसे ही टाइम खराब करने के लिए दे रखा है, लेकिन हमें तो बनाना पड़ेगा बोर्ड पे। ठीक है, ये आपको लिख के दे रखा है कि एन आर ओ सी टी ए के लिए कुछ कोडिंग दे रखी है, और आपके पास 4 कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको एक मीनिंगफुल वर्ड ढूंढना है। यानी कि आपके पास लिखा हुआ है 2 3 5 4 6 1। पहले इसे ऑर्डर में लगा के देखेंगे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या नहीं। फिर 4 6 2 5 3 1, फिर इस ऑर्डर में देखेंगे। फिर सी ऑप्शन पे जाएंगे जो कि है 6 5 2 3 1 4, और फिर डी ऑप्शन जो कि है आपका 1 6 2 4 3 5। ठीक है, इस ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो पहले ऑर्डर में जाते हैं 2 3 5 4 6 1, 2 3 5 2 3 5 2 3 5। और ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा चांसेस होता है कि ऑप्शन पे आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। 2 3 5 4 6 1, 4 6 और 1, तो ये कोई वर्ड नहीं मिल रहा। ठीक है, रॉट कैन कोई मेरे को ऐसा वर्ड नहीं पता है जिसका मीनिंग हो कुछ, तो ये वाला तो ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन क्या है 462, 4 मतलब सी, 6 मतलब ए, 2 मतलब आर, और आगे क्या है 5 3 1। 5 पे क्या लिखा हुआ है आपका, 5 पे टी, और 3 पे क्या आपका लिखा हुआ है ओ, और 1 पे क्या लिखा हुआ है एन, कार्टन। ठीक है, ये वाला हो सकता है कि इसका कुछ मीनिंगफुल वर्ड आपके लिए बन रहा हो। थ्री को भी देख लेते हैं एक बार, 6 5 2, तो 6 5 2 क्या बनेगा 6, और फिर 5, और फिर 2 में क्या है 80 आर, और 3 1 4, 3 1 4 मतलब ओ एन, और फिर 4 कौन सा है सी, एट्रॉन कुछ करके वर्ड है जो मुझे नहीं लगता कि ये आंसर होने वाला है। 162 मतलब एन ए, फिर 2 मतलब आर, और 4 3 5 4 3 और 5 5 कौन सा है आपका टी। एक है आपका नारकोट। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है। एक तो कार्टून है और एक है नारकोट, तो इसमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं तो अंग्रेजी का टीचर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड हम बना पाएंगे। ठीक है, ये हम कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाया जा सकता है, मेरे को तो इन दोनों ऑप्शन में से लग रहा है। और एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इसका करेक्ट आंसर ये नारकोट लग रहा है या फिर आपको इसका करेक्ट आंसर कार्टन लग रहा है। ठीक है, तो आपने ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको 100% नहीं बता रहा कि इसका 100% आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो कि है डायरेक्शन सेंस का, उसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर फेसिंग राइजिंग सन अर्ली मॉर्निंग। सन जब राइज करता है ना वो ईस्ट में राइज करता है भाई। ठीक है, ईस्ट मतलब इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे कल एक क्वेश्चन किया था हमने ये भी क्लास में, इस डायरेक्शन से सन राइज कर रहा है, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने आपको बताया भी हुआ जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो राइट साइड से सन निकल रहा है। ठीक है, लिखा हुआ यू आर फेसिंग राइजिंग सन अर्ली मॉर्निंग, यानी कि मैं ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ देख रहा हूँ, मान लिया मैंने। ठीक है, कह रहा है यू टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको मैं दो ही चीज दी हुई है तो मैं यहीं से सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इस साइड जा रहा है एक बंदा क्लॉक, इस वाली दिशा में, इसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया तो वो यहाँ तक पहुंच गया होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे। ठीक है,
और बीच की कुछ डायरेक्शन भी बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि 80 इसके बाद कह रहा है कि वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो यहाँ से दोबारा वो यहाँ पे आ गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो कह रहे विच डायरेक्शन यू आर फेसिंग नाउ, कह रहे अब बताओ आप कौन सी डायरेक्शन में, तो ये बीच वाली डायरेक्शन आएगी भाई, वो इस लाइन के अलोंग है ना, तो बीच वाली डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग आएगी, दैट इज साउथ ईस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, साउथ ईस्ट। ये मैंने जो सन बनाया था ना, मुझे लगा शायद ये शेडो का क्वेश्चन आया, लेकिन ये शेडो का नहीं है, बेस्ड ऑन एंगल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा साउथ ईस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, आप खुद ट्राई करना कि आप इसका आंसर निकाल पाएंगे या नहीं। एक सर्टेन कोड में टीचर वर्ड लिखा हुआ है, एक सर्टेन कोड में वर्ड लिखा हुआ है टीचर, और टीचर को ऐसे इन्होंने कोड करके बताया हुआ है वी जी और सी ई जे और उसके बाद है जी और उसके बाद है टी, ऐसे कोड करके बता रखा है। और आपको बताना है फिर डी यू डबल एल डुलार्ड डबल एल ए आर डी, इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं ही करा देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे पहले इसके ऊपर नंबर लिख लो भाई, टी का नंबर कितना होता है 20, ई का नंबर होता है 5, ए का 1, सी का 3, एच का 8, ई का 5 और इसका 18 होता है। वी 22, जी 7, ये 3, ये 5, ये 10 और ये 7 और ये 20। तो अब ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर 20 पे है भाई, ये नंबर 22 पे है, तो कितना एडिशन हो रहा है, 2 का एडिशन हो रहा है। ये नंबर कितने पे है 5 पे, और ये नंबर कितने पे है 7 पे, फिर से कितने का एडिशन हो रहा है 2 का एडिशन हो रहा है। ये 1 पे, ये 3 पे, फिर से 2 का एडिशन। और अगर सिमिलरली देखेंगे तो हर एक नंबर में जब भी 2 नंबर ऐड करेंगे या +2 करेंगे तो नेक्स्ट वहां पे अल्फाबेट लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर नंबर लिखता हूँ पहले मैं, डी का नंबर 4 होता है, तो 4 में 2 ऐड किया तो 6 बनेगा, 6 क्या होता है एफ होता है। ये 21, 21 में 2 ऐड किया 23, दैट इज डब्ल्यू। ये 12, 12 + 2 14, 14 मतलब एन। ये 12, 12 + 2 अगेन 14 मतलब एन। ए 1 पे होता है, उसमें 2 ऐड किया तो 3 यानी कि सी। 18, 18 ये सॉरी 18 नंबर पे है, 18 में 2 ऐड किया तो 20, 20 बोले तो टी। ये 4 पे है, 4 में 2 ऐड किया तो 6, दैट इज एफ। तो आपके पास आंसर बनना चाहिए एफ डब्ल्यू एन एन सी टी एफ, जो कि है ऑप्शन नंबर एफ डब्ल्यू एन एन सी टी एफ, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, और हो सकता है अगर इस वीडियो को देख के अगर एक भी बच्चों को बेनिफिट हो रहा है तो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अगर आप एक भी बच्चा इस वीडियो को देख के कुछ हेल्प ले पा रहा है या उसका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ठीक हो पा रहा है, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस फुलफिल हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे जो इवनिंग की शिफ्ट में भी कोई क्वेश्चन पेपर मेरे पास आएगा, उसके भी जो रीजनिंग का जितना भी मैटर होगा वो मैं आपको सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा और आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और बहुत ही जल्द हम इस वीडियो को भी अपलोड करने वाले हैं, और मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ सीईटी एस्पिरेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।